नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी ट्रक पर सवार राहुल गांधी की, कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के लिए हुए खादर के नामांकन की, बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस की वापसी की रणनीति की, नए संसद भवन पर छिड़े विवाद की, साथ ही जानेंगे महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ज्ञान वापी पर वाराणसी कोर्ट के नए आदेश की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा अध्यादेश के खिलाफ सभी दल आए साथ। पहलवान विनेश फोगाट का बड़ा आरोप, बोली बृजभूषण शरण सिंह ले सकता था मेरी जान, इसलिए पहले नहीं की शिकायत, पहलवानों का धरना जारी। केरल के मंदिरों में अब नहीं लगेगी आरएसएस की शाखाएं, केरल के त्रावणकोर देवास्म बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 18 अंकों की तेजी के साथ 61,982 पर हुआ बंद, निफ्टी 34 अंक उछलकर 18,348 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी इन दिनों अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। कभी राहुल दिल्ली की सड़कों पर घूमते दिखते हैं तो कभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बसों में सफर करते हैं, महिलाओं से उनकी समस्याओं पर बात करते हैं। राहुल गांधी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ट्रक की सवारी करते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों काफी बदले नजर आ रहे हैं। राहुल में आए इस बदलाव ने उनके चाहने वालों की संख्या में इजाफा कर दिया है। राहुल कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिल रहे हैं तो कभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं से। इसी कड़ी में राहुल गांधी को सोमवार रात ट्रक से सफर करते हुए देखा गया। उन्होंने दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर किया। इस दौरान राहुल ने अंबाला में रुककर ट्रक ड्राइवर से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनके सफर की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, आपके राहुल गांधी आपके बीच। ट्रक की सवारी करते हुए राहुल गांधी की इन तस्वीरों ने देश के लोगों का फिर से दिल जीत लिया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरों के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में कांग्रेस ने लिखा है, जननायक राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर्स की समस्या जानने उनके बीच पहुंचे। राहुल जी ने उनके साथ दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सड़कों पर करीब 90 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं। इनकी समस्याएं हैं, इनके मन की बात सुनने का काम राहुल जी ने किया। इसी तरह से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी राहुल का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, यूनिवर्सिटी के छात्रों से, खिलाड़ियों से, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे युवाओं से, किसानों से, डिलीवरी पार्टनरों से, बस में आम नागरिकों से और अब आधी रात को ट्रक के ड्राइवर से। आखिर क्यों मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि वो इस देश के लोगों की बात सुनना चाहते हैं, उनकी चुनौतियों और परेशानियों को समझना चाहते हैं। कांग्रेस के मुताबिक राहुल शिमला में सोनिया से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सोनिया इन दिनों शिमला में प्रियंका गांधी के फार्म हाउस पर हैं और कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला भी उन्होंने शिमला में रहते हुए ही किया था। प्रियंका का ये फार्म हाउस शिमला से 14 किलोमीटर दूर छराबड़ा में है। इसे करीब 7 साल पहले बनाया गया था। तब से गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए गांधी परिवार के सदस्य यहाँ आते रहते हैं। राहुल गांधी की ये नई सियासत लोगों को काफी पसंद आ रही है। तो वहीं कर्नाटक में भी कांग्रेस नई सियासत की इबारत लिखने जा रही है। कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब विधानसभा स्पीकर के चुनाव की तैयारी हो गई है। कांग्रेस की तरफ से 5 बार के विधायक यूटी खादर ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन किया है, जिनका जीतना तय माना जा रहा है। तो कौन है यूटी खादर, जिनके नामांकन के वक्त सीएम और डिप्टी सीएम रहे मौजूद? देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर पहली बार मुस्लिम नेता आसीन होगा। 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री यूटी खादर ने आज कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचित होने पर खादर कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर सेवा देने वाले पहले मुस्लिम नेता होंगे। सदन 24 मई को अध्यक्ष का चुनाव करेगा। परंपरा के अनुसार उन्हें सर्वसम्मति से चुने जाने की पूरी संभावना है। परिपाटी के अनुसार सत्ता पर काबिज पार्टी के उम्मीदवार को आमतौर पर सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। मंगलुरु विधानसभा क्षेत्र से विधायक खादर ने विधानसभा सचिव के कार्यालय में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री BDZ जमीर अहमद खान और अन्य कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
खादर पिछली विधानसभा में विपक्ष के उपनेता रहे हैं और पूर्व में मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। खादर एक सरल स्वभाव के राजनेता हैं जो मंगलुरु के उलाल से 5 बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने 2013 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। वो राज्य विधानसभा में विपक्ष दल के उपनेता भी रहे। इसके पहले दिग्गज नेता आरवी देशपांडे, टीबी जयचंद्र और एचके पाटिल को पार्टी ने स्पीकर पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन इन नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एआईसीसी सचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने व्यक्तिगत रूप से खादर से बात की और उनसे पार्टी के हित में पद संभालने का अनुरोध किया। खबरों की माने तो केसी वेणुगोपाल ने खादर को आश्वासन भी दिया है कि पार्टी उन्हें उचित पहचान देगी। बाद में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी उनसे बात की और उन्हें मनाया। हालांकि खादर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील दक्षिण कन्नड़ से आते हैं, लेकिन उन्होंने ना तो भड़काऊ बयान दिया है और न ही कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने धर्मों से परे समाज के सभी वर्गों का भरोसा जीता है। कर्नाटक में कांग्रेस के इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस ने सत्ता पर वापसी के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बैठक की है, तो क्या था इस बैठक का एजेंडा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सचिन पायलट अपनी ही सरकार की राह का कांटा बन गए हैं। पहले उन्होंने 11 अप्रैल को एक दिन का प्रदर्शन किया, फिर 11 मई से 15 मई तक 125 किलोमीटर की पदयात्रा की और अब प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। पायलट बात वसुंधरा सरकार के समय हुए घोटालों की कर रहे हैं, लेकिन निशाने पर गहलोत ही दिख रहे हैं। पायलट के तेवरों को देखते हुए अब पार्टी हाईकमान उन पर सख्त एक्शन की तैयारी में है। राजस्थान को लेकर 24-25 को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बुलाया गया है। पायलट को सख्त संदेश देने की तैयारी है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव तक कोई विवाद नहीं चाहती। ऐसे में अगर पायलट हाईकमान का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 1 महीने पहले ही पायलट पर सख्त कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। वो अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंप चुके हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव के चलते राहुल गांधी ने पायलट पर कार्रवाई टालने को कह दिया था। अब कर्नाटक चुनाव हो चुके हैं और अब हाईकमान पायलट पर एक्शन के मूड में दिखाई दे रहा है। राजस्थान को लेकर होने वाली बैठक में गहलोत, पायलट, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और तीनों सह प्रभारियों के शामिल होने की उम्मीद है और इसी बैठक में पायलट के सामने पार्टी कोई प्रस्ताव रखेगी। साथ ही उन्हें सख्त संदेश भी देगी कि अपनी सरकार के खिलाफ वो बयान देना बंद करें और जिस आंदोलन के लिए उन्होंने गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था उसे वापस लें। सीएम अशोक गहलोत की मजबूत मोर्चेबंदी से बीजेपी बैकफुट पर है, तो वहीं नई संसद भवन को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर है। 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है, लेकिन विपक्ष को इस पर ऐतराज है। तो क्यों विवादों में है संसद का उद्घाटन, देखते हैं ये रिपोर्ट। 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसका विरोध सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया और कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से ही कराना चाहिए। दूसरे विपक्षी दलों ने भी कांग्रेस की मांग का समर्थन किया और कहा कि राष्ट्रपति ही संसद का उद्घाटन करने के लिए सही व्यक्ति है, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी ने दावा किया कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करता है। पीएम की नीतियां कानून के रूप में प्रभावी होती हैं। ऐसे में पीएम संसद का उद्घाटन कर रहे हैं तो विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन केंद्रीय मंत्री के दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने हरदीप पुरी को संविधान पढ़ने की सलाह दी है। संविधान के अनुच्छेद 79 का हवाला देते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान के इस अनुच्छेद में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। इसलिए केंद्र के मंत्री पहले भारत के संविधान को बहुत ध्यान से पढ़ें, फिर अपनी बात रखें। संविधान में ही लिखा है कि राष्ट्रपति पद संसद का सर्वोच्च पद है, इसलिए संसद के उद्घाटन का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। नए संसद भवन पर छिड़े विवाद से पीएम मोदी मुश्किल में है। मुश्किल में तो महाराष्ट्र बीजेपी भी है। एकनाथ शिंदे की सरकार को करीब 1 साल हो गया है, लेकिन शिंदे अभी तक अपनी कैबिनेट विस्तार नहीं कर पाए हैं। हर बार कैबिनेट विस्तार को लेकर एक नई तारीख सामने आ जाती है और इस बार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद यह तय हो गया कि मंत्रिमंडल विस्तार हफ्ते भर में हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर ये टल गया। तो क्यों टला मंत्रिमंडल का विस्तार, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार फिर टल गया है और इस बार इसके टलने का कारण शिंदे और फडणवीस के बीच बढ़ता विवाद माना जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को बीजेपी हाईकमान की भी मंजूरी मिल गई थी। दावा किया जा रहा है कि हाईकमान से देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया था। बीते दिनों फडणवीस रात को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की और रात को ही वापस लौट गए। इसके बाद महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई थी कि जिन्हें मंत्री बनाया जाना है उनके नाम तय हो गए हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच विवाद के चलते इसे टाल दिया गया है। विवाद मंत्रियों की संख्या को लेकर हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है। ऐसे में सरकार में सीएम सहित 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी सरकार में सीएम शिंदे कोटे से सीएम सहित 10 मंत्री हैं, तो बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम फडणवीस सहित 10 मंत्री हैं। शिंदे बची हुई 21 सीटों पर भी बराबरी का बंटवारा करने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि शिंदे के साथ आए शिवसेना के 30 विधायक मंत्री पद को लेकर दबाव बना रहे हैं, तो 10 निर्दलीय विधायक भी सरकार में हिस्सा मांग रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के विधायकों की संख्या 100 से ज्यादा है, इसलिए बीजेपी इस बार बड़ा हिस्सा मांग रही है। फडणवीस 14 से कम सीटों को लेकर तैयार नहीं है और इसी विवाद के चलते मंत्रिमंडल विस्तार टाल दिया गया है। दरअसल पिछले दिनों फडणवीस के अजीत पवार के साथ बढ़ती नजदीकियों के चलते शिंदे पहले से ही नाराज चल रहे थे और अब उन्होंने अपना रुख कड़ा कर दिया है। साफ है, सरकार चलानी है तो बीजेपी को ही झुकना पड़ेगा। महाराष्ट्र से इतर आप चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां पीएम मोदी ने सिडनी में कई मुद्दों पर बात की है। पीएम मोदी आज सिडनी में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों के सामने अपना जादू चलाने की कोशिश की। सिडनी के कुडोज बैंक एरिना में भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। तो क्या कुछ कहा पीएम ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। इन चुनावों में अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए पीएम मोदी ने आज सिडनी के कुडूज बैंक एरिना से देश के मतदाताओं को साधने की कोशिश की। पीएम संबोधित कर रहे थे प्रवासी भारतीयों को, लेकिन निशाने पर थे भारतीय मतदाता। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी को देख लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। जब पीएम मोदी लोगों के बीच आए तो लोग उनके संग सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े। पीएम मोदी के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने लोगों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहा। अल्बनीज ने कहा कि उनकी लोकप्रियता अमेरिकी गायक गीतकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से अधिक है। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग उमड़ पड़े। पीएम मोदी लगातार लोगों से हाथ मिला रहे थे, साथ ही कुछ लोगों को उनकी डायरी में ऑटोग्राफ भी दिया। जो लोग दूर थे पीएम को देखकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप सब ने भी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया है। हमारे क्रिकेट के रिश्ते को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है, उतनी ही गहरी हमारी ऑफ द फील्ड दोस्ती है। अपने इस भाषण से पीएम ने लोगों के साथ एक बार फिर रिश्ता जोड़ने का काम किया। और बुलेटिन के आखिर में बात ज्ञानवापी विवाद पर कोर्ट के नए आदेश की। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई थी। वाराणसी की जिला अदालत इस मामले में 7 अलग अलग केस की सुनवाई कर रही है। आज की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने सभी मामलों को एक साथ सुने जाने की मांग की। तो क्या रहा कोर्ट का फैसला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ करने का फैसला किया है। अब इस मामले में 7 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और सुनवाई में सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा। आपको बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले से जुड़ी 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने जिला अदालत में अपील दायर की थी। इस अपील में कहा गया था कि ये 7 मुकदमे एक ही हैं और एक ही मामले से जुड़े हैं और अपने अपने अधिकारों के लिए दायर किए गए हैं, लेकिन इनकी सुनवाई वाराणसी की ही अलग अलग अदालतों में चल रही है, जिसके चलते कई बार मतभेद और भ्रम की स्थिति बनती है। ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है। ऐसे में इन 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक ही अदालत और एक ही जज के सामने की जाए, जिसके बाद वाराणसी जिला कोर्ट में जिला जज ने ये अपील मंजूर कर ली। आपको बता दें कि जिन 7 मामलों की एक साथ सुनवाई होनी है वो हैं, पहला मामला अविमुक्तेश्वरानंद, दूसरा मां श्रृंगार गौरी, तीसरा श्री आदि विश्वेश्वर, चौथा विश्वेश्वर, 5वां मां गंगा, छठा सत्यम त्रिपाठी,
सातवां नंदी जी महाराज। आपको बता दें, पिछले साल ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी सर्वेक्षण हुआ था। इस पर शिवलिंग के कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के निर्देश दिए थे। उधर जिला जज के फैसले पर दूसरे पक्षकार यानी मस्जिद कमेटी ने इस निर्णय से असहमति जताई है। इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हालांकि सुनवाई के दौरान भी मुस्लिम पक्षकारों ने एक साथ सुनवाई की दलीलों का पुरजोर विरोध किया था। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।